Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th का जो इंग्लिश की बुक है उसके पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है द ग्रैंड मदर, है ना, द ग्रैंड मदर, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. अगर आपने इस पोएम को ढंग से नहीं समझा है, अगर कोई क्वेरी रह रही होगी तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को. तो आज का जो फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का वो है ट्रू एंड फॉल्स का. तो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 miles अवे. तो इसमें बोला जा रहा है कि जो स्पीकर था क्या वो अपनी माँ को 2 मील दूर से भी देखकर पहचान जाता था या फिर देख लेता था. नहीं, ऐसा तो नहीं था कि वो 2 मील से देखकर पहचान जाता था. हाँ, पोएम में ऐसा है कि वो 1 मील, ए मील लिखा है ना, अ मील, तो 2 मील के बजाय 1 मील होना चाहिए. सो इट्स अ रॉन्ग, सो इट्स अ फॉल्स. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वॉज रेड. ऐसा बोला जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर का जो स्कार्फ था क्या वो रेड था. नहीं, वह पर्पल था. सो दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ जूट. तो पोएम में क्या जो ग्रैंड मदर ने शॉपिंग बैग लिया था क्या वो जूट का था. नहीं, वह प्लास्टिक का था. सो इट्स ऑल्सो फॉल्स. नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड. कि जो कवि है इस पोएम का उसको क्या ऐसा फील होता है कि उसके सिर पर माँ का उसका हाथ है या फिर उसकी दादी माँ का हाथ है. हाँ, ऐसा पोएम में दिखाया गया है, बताया गया है. सो इट्स अ ट्रू. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ वन दैट इज द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वर टू हॉट. ऐसा पोएम में ऐसा क्या लिखा गया है क्या कि जो ग्रैंड मदर का हाथ था वो ज़्यादा गर्म था. क्या ऐसा है? तो नहीं, उसका जो हर हैंड्स वर वार्म एंड डीप. टू हॉट तो नहीं था. हाँ, वार्म पोएम में बोला गया है कि वार्म था, मतलब एकदम हल्का सा गर्म था, लेकिन यहाँ पे लिखा है टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म. तो ये इट्स अ फॉल्स. नाउ मूविंग टू द सिक्स नंबर दैट इज हर हैंड्स वर वार्म विथ स्मेल ऑफ रूट्स. हाँ, ये पोएम में लिखा गया है भाई कि उनके जो हाथ थे ना वो थोड़े गर्म होते थे, हल्का सा, लेकिन और साथ ही साथ जड़ों की उसमें से खुशबू आती थी. क्यों? क्योंकि वो कुछ ही देर पहले खेतों में से आई हुई रहती थी. खेतों में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को साफ किया होगा उन्होंने, उसी से वजह से, है ना, उनके हाथों से रूट्स की खुशबू आती थी. ठीक है, तो इट्स ट्रू. मूविंग टू द सेवेंथ नंबर दैट इज ए वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम ए माउंटेन. क्या ऐसा बोला जा रहा था पोइम में कि एक आवाज़ जो थी अब माउंटेन की तरफ से आ रही थी. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि माउंटेन की तरफ से आवाज़ आ रही थी. वो तो मतलब यहाँ पे लिख के दिखाया जा रहा है ना. सो इट्स रॉन्ग. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें क्या करना है कि हमने जिस हिसाब से पोएम रीड किया है ना उसके बिहाफ पे ये लिखना है हमें कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होंगे. तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए फिलअप कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं. फिर भी मैं आपको ईजी वे में समझा देता हूँ, ट्राई करता हूँ. इफ़ आई वर टू सी हर सेफ फ्रॉम ए माइल्स अवे, यानी कि अगर मैं उनकी मतलब इफ़ आई वर टू सी, मतलब क्या मुझे एक मौका मिलता कि मैं उनको देख पाता 1 मील दूर से, है ना, उनकी आकृति को, शेप. आई नो, है ना, आई नो सो क्विकली, आई नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर. मैं देख के तुरंत पहचान जाता कि वो मेरी दादी माँ ही हैं. इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, अगर मैं उनकी हाथों को अपने सर पे, है ना, महसूस कर पाता, आई वुड नो दैट दोज वर हर हैंड्स. तो मैं जान जाता कि यह मेरे उन दादी माँ के हाथ हैं. इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, अगर मैं आवाज़ एक आती हुई रॉक से, चट्टानों से आती हुई आवाज़ को सुन पाता, तो आई नो हर वर्ड्स वुड फ्लो, कि मुझे पता चल जाता है कि वो उन्हीं की आवाज़ें हैं. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, है ना. ब्रीफली वे में आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को. पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर. वही बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू पोएम आपको बताना है कि जो पोएट है इस चैप्टर का वह जो है अपनी माँ की, दादी माँ की आवाज़ को कितनी दूर से पहचान सकता है. सो अकॉर्डिंग टू पोएम द पोएट रिकॉग्नाइजेज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम ए माइल अवे. 1 मील की दूरी से भी वो अपनी माँ की, दादी माँ की आवाज़ को पहचान सकता है. चलिए, सॉरी, दादी माँ को पहचान सकता है, नॉट द आवाज़, सॉरी.
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ। अकॉर्डिंग टू पोएम ग्रैंड मदर का स्कार्फ का जो कलर था वो क्या था, वह पर्पल था। सो द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ इज पर्पल। मूविंग टू द थर्ड नंबर, व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ। देखिए बताया पूछा जा रहा है कि शॉपिंग बैग जो था वो किस मटेरियल का बना हुआ था अकॉर्डिंग टू पोएम। सो इट वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। देखिए आपको हो सके तो लग रहा होगा कि मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ, मैं फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप अच्छे से देख के समझ जा रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे, ताकि मैं ये स्मॉल फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं धीरे धीरे जाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज कि व्हाट आर द टू थिंग्स इन फर्स्ट 8 लाइन्स विच द स्पीकर एसोसिएट्स विद हिज ग्रैंड मदर। कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग के मतलब 8 स्टार्टिंग के पहले 8 लाइन्स में स्पीकर जो है क्या दो चीज़ों के बारे में बोल रहा है अपनी ग्रैंड मदर के एसोसिएट करके, है ना, ग्रैंड मदर से रिलेट करके वो क्या बताना चाह रहा है पहली 8 लाइन में, वो बताइए आप। और साथ ही साथ व्हाट हेल्प्स द स्पीकर टू रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम ए माइल। और किस तरीके से जो पोएट है अपनी माँ को, ग्रैंड मदर को इतनी 1 मील की दूरी से देखकर भी पहचान जाता है, ऐसा क्या होता है। नेम टू आइडेंटिफाइंग मार्क्स दैट द पोएट हैज़ मेंशन इन द पोएम। अब आपको बताना है कि दो ऐसे चीज़ें हैं ना, जो निशानी है जो देखकर पहचान जाता है पोएट। सो मूविंग टू द आंसर, दैट इज द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग आर द टू थिंग्स इन फर्स्ट 8 लाइन्स विच द स्पीकर एसोसिएटेड विद हिज ग्रैंड मदर। आपने देखा होगा पोएम के 8 लाइन में कि जो पोएट है वो दो चीज़ों को एसोसिएट करता है अपनी ग्रैंड मदर से। पहली जो चीज़ थी वो पर्पल स्कार्फ रहती है और दूसरी जो है प्लास्टिक शॉपिंग बैग रहती है, जो कि उसके ग्रैंड मदर से रिलेट करके बताता है पोएम में पोएट, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन था उसको आंसर करते हैं कि द शेप ऑफ स्पीकर्स ग्रैंड मदर हेल्प्स हिम टू रिकॉग्नाइज हर। जो पूछा जा रहा था कि पोएम में कि पोएट को कैसे अपनी माँ को दूर से देखकर, मीलों दूर देखकर भी पहचान जाती है, 1 मील दूर भी। तो इट ऑल बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ स्पीकर्स ग्रैंड मदर। उसकी दादी माँ की जो आकृति थी, छाया आकृति, वो देखकर भी पहचान जाता था वो। चलिए अब है कि 2 आइडेंटिफाइंग मार्क्स बताने थे। सो द 2 आइडेंटिफाइंग मार्क्स एज मेंशन्ड बाय द पोएट इन द पोएम आर द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। यही 2 चीज़ थी, है ना। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है इन द पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, एक्सप्लेन द लाइन, है ना। इस लाइन का आप व्याख्या करिए। तो इसमें दिखाते हैं क्या लिखा है कि इन द लाइन्स इफ आई फेल्ट बैंड ऑन माई हेड आई नो दैट देयर वॉज हर हैंड्स, है ना। वही बोला जा रहा है कि अगर पोएट को ऐसा फील होता है कि ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इट्स नॉट बैंड्स इट्स अ हैंड्स, है ना, बी की जगह एच होगा। तो वही बोल रहा है पोएट कि अगर मेरे सिर पे किसी का हाथ रखा जाएगा और मेरे से पूछा जाएगा कि किसके हाथ हैं, तो मैं ये फील करके, महसूस करके बता सकता हूँ कि ये मेरी ग्रैंड मदर की हाथ है। द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, है ना। तो वह उस टेंडर टच को ग्रैंड मदर की पोएट जो है वो महसूस कर सकता है। वैसे बता दूँ तो टेंडर टच का मतलब होता है, टेंडर का मतलब होता है कि बड़े प्यार से, बड़ी कोमलता भाव से कोई अगर सहला रहा है सिर को तो वो टेंडर टच है, वो स्पर्श करना, है ना, कोमलता से स्पर्श करने को हम टेंडर टच कहते हैं। तो वही जो है पोएट कहना चाह रहा है कि जो ग्रैंड मदर की जो टेंडर टच है, कोमलता भाव से जो हमारे सिर पे वो हाथ रखती हैं, वो मैं फील कर सकता हूँ। नाउ मूविंग टू द 6th क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम वेयर, है ना, फ्रॉम वेयर वॉज द वॉइस कमिंग। अब पूछा जा रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। सो द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम ए रॉक, कि रॉक से, चट्टान से तगड़ा के वो आवाज़ आ रही थी। 7वां क्वेश्चन है कि वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोएट। बोला जा रहा है कि ग्रैंड मदर की आवाज़ जो है वह पोएट की किस भाग में फ्लो करती है। सो द वर्ड ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इनसाइड द पोएट लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टरिंग एसेस फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट। मतलब यह एक तरीके से उसका मानवीकरण या फिर उसका भाव रूपांतरण कर कर बताना चाहता है पोएट कि जो उसकी बातें हैं उसकी दादी की, वो किस तरीके से उसके अंदर समाहित होती हैं पोएट के अंदर, वो बताना चाह रहा है रिलेट करके कि जिस प्रकार लाइट ऑफ समवन स्टरिंग एसेस फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, रात के समय जैसे मान लो आग ताप के जो वहाँ पे जो राख बचती है, उस राख को जब कुरेदने पर, है ना, स्टरिंग मतलब तो होता है जैसे पानी में कुछ मिला रहे हैं, तो वैसे स्टरिंग यानी कि
उस एसेस के ढेर को आप उसको अगर किसी लकड़ी से करके जब हटाते हैं तो उसमें से जो चिंगारी निकलती है ना, उस टाइप की उसको फील होती है, उस तरीके से वो फ्लो हो रहा है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पोएट इमेजिनेशन, उसने कैसे इमेजिन कर रहा है ये आप देख सकते हैं। तो ये आंसर है इसका 7th नंबर का। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग सजेस्ट द सोशल पोजिशन ऑफ द स्पीकर, एक्सप्लेन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, ये स्पीकर की सोशल पोजीशन यानी कि सामाजिक स्तर को दर्शाते हैं। कैसे, एक्सप्लेन कीजिए, है ना। चलिए आंसर देखिए। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, है ना, सजेस्ट द सोशल पोजीशन ऑफ स्पीकर दैट, क्या दर्शाते हैं कि द सोशल पोजीशन ऑफ स्पीकर वॉज नॉट गुड। ये बताया जा रहा है कि जो सामाजिक उसका पोजीशन था, जो उसका स्टेटस था, वो अच्छा नहीं था उतना, कि द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली वॉज नॉट गुड एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज ओनली हु ब्रिंग मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि उसके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, है ना। ये देखिए सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो। पोएम में अधिकतर चीज़ें इमेजिनेशन होती है, आपको मतलब उसके भावार्थ छुपे हुए रहते हैं पोएम में, आपको वो ढूंढ के निकालना होता है। तभी बताया जा रहा है कि द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली वॉज नॉट गुड, उसकी कंडीशन जो थी अच्छी नहीं थी, और उसकी ग्रैंड मदर जो थी वही एक और इकलौती इंसान थी उसके घर भर में कि वो घर से बाहर जाकर सामान को ले आ सकती थी, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है कि हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द क्लोज एंड इमोशनल रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, डिस्कस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पोएट है वह अपने दादी माँ के साथ जो उनका क्लोज और इमोशनल रिलेशनशिप है वो कैसे एक्सप्लेन करता है। चलिए देखते हैं इसको। The poet expressed the close and emotional relationship with his grandmother as he recognized his grandmother from a mile, looking for her face and purple scarf having the plastic shopping bag। मतलब देखिए इस इमोशन को, है ना, और इस क्लोज रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए पोएम में पोएट ने क्या दिखाया है कि वह अपनी दादी माँ को दूर, मीलों दूर देखकर भी पहचान जाता है, उनके फेस कट को देखकर और उनकी पर्पल स्कार्फ को देखकर, उनके हाथों में बैग को देखकर, प्लास्टिक शॉपिंग बैग, ये देखकर वो अपनी माँ को पहचान सकता है, दादी माँ को। तो ये इमोशनल रिलेशनशिप को दर्शाया जा रहा है, उसके क्लोज रिलेशनशिप को दर्शाया जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन में इस आंसर को इस तरीके से लिखा जा रहा है। He distinguished the voices of his grandmother and other if they come from a rock। वही बोला जा रहा है। एक और चीज़ को इसने ऐड ऑन कर दिया कि भाई पोएम में उसने ये भी बताया कि वो तो दादी माँ की आवाज़ को पहचान कर भी बता सकता है कि वो उसकी दादी माँ है। तो इस तरीके से ये इमोशनल और कनेक्टिविटी जो है उन दोनों के बीच में, उसको उसने एक्सप्रेस किया है पोएट ने। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन, क्या कि विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स। ये जो लाइन है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या है कि आखिर विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स यानी कि जड़ों की सुगंधित खुशबू के साथ, इसका मतलब क्या है ना। चलिए देखते हैं कि इट एक्सप्रेसेस एज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली ऑफ द पोएट विच इज हिज ग्रैंड मदर, है ना। यह दर्शाया जा रहा है कि उसकी फैमिली की सबसे बूढ़ी मतलब ओल्डेस्ट पर्सन है पोएट की, जो कि उसकी दादी माँ है। As roots are the base of a tree or plant on which a plant or a tree is tender, similarly the grandmother is the figure in a family on which experience the family stands on। On which experience the family stands on। देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए कितना गहरी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। बोला जा रहा है कि विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स, उसमें पोएम में आपने देखा होगा कि वो जब हाथ फेरती हैं उसके सिर पे तो उसको ऐसा स्मेल आता है कि विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स। वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि जड़ों की खुशबू उसके उनके हाथों से आ रही है, दादी माँ के हाथों से। वह तो यह दर्शाया जा रहा है, उसका भावार्थ चेंज करके बताया जा रहा है, ध्यान दे के समझें आप, कि एज रूट्स आर द बेस ऑफ ए ट्री और ए प्लांट। जैसा कि आपको पता है कि जो रूट होते हैं वो जड़, है ना, वही सब कुछ मूलभूत इकाई होती है, बेस होती है ना, धरातल वही है मेन। तो जैसे कि रूट जो है बेस है किसी भी प्लांट का, किसी भी ट्री का, जिस पे वो पूरा ट्री या फिर प्लांट स्टैंड है, खड़ा हुआ है, वैसे ही ये जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्डेस्ट पर्सन फैमिली के, जैसे कि दादी माँ थी, है ना। तो सिमिलरली द ग्रैंड मदर, जो सिमिलरली से ही जो दादी माँ हैं वह भी फैमिली की फिगर है इन द सेंस कि उसी की मूलभूत इकाई हैं, वो एक तरीके से जड़ हैं फैमिली की। ऑन विच एक्सपीरियंस द फैमिली स्टैंड्स ऑन, जिसकी अनुभवों पे, जिन दादी माँ के अनुभवों पे पूरी फैमिली खड़ी है।
या फिर दादी माँ बोलिए या फिर दादाजी बोलिए, है ना। ये जो ओल्डेस्ट पर्सन्स होते हैं वो एक तरीके से हमारी फैमिली के रूट होते हैं ना, तो उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो लाइन लिखी गई थी, विद द स्मेल ऑफ रूट्स, यानी कि उनकी छत्र छाया में हम लोग जी रहे हैं, उनके जो हाथों का स्पर्श है वो फील कराता है कि या उनके ओल्डेस्ट पर्सन की मतलब हाथ है ना, ऐसे करके। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डज द स्पीकर से अ वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक। व्हेन डज द वॉइस कम फ्रॉम ए रॉक, हैव यू एवर एक्सपीरियंस योर साउंड कमिंग बैक टू यू। 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। पूछा गया है पहले कि स्पीकर ऐसा क्यों कहता है कि एक आवाज़ रॉक के यानी कि चट्टानों के पीछे से आ रही है। तो ऐसा इसलिए बोला गया है कि द हाउस ऑफ द स्पीकर वुड बी इन हिली एरिया, दैट्स वाई ही वॉज सेइंग सो। ऐसा हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पोइट ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि हो सकता है उसका घर जो है हिली एरिया में हो, ताकि वो जब दादी उसकी आवाज़ लगाती हो तो वो चट्टानों से टकरा के आवाज़ आती है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हिली एरियाज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि व्हेन डज द वॉइस कम फ्रॉम ए रॉक। आपको पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि चट्टानों से टकरा के आवाज़ कब आती है। सो इट्स आंसर इज when we speak in front of rock hill, then echo get produced which causes our voice get reflected back from the huge rock and we can hear our own voice। तो ये बात आपको पता ही है, इको जो होती है वो क्या होती है, हमारी रिपीटेशन फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हार्ड सब्सटेंस, जैसे कि रॉक हो गया, चट्टान हो गया, तो वहाँ से आवाज़ आपकी टकरा के आती है, तो उसी को हम बोलते हैं कि हमारी आवाज़ रिपीट हो रही है, इको जनरेट हो रहा है ना, रॉक से आवाज़ आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं, है ना। अभी बोला जा रहा है कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस योर साउंड कमिंग बैक टू यू, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, इसका अनुभव किया है कि आपकी आवाज़ कहीं से टकरा के आ रही हो। सो येस, मेरे साथ तो हुआ है कि आई हैव एक्सपीरियंस माई साउंड कमिंग बैक टू मी। वंस आई वॉज स्टैंडिंग नियर अपार्टमेंट वेयर माई फ्रेंड्स लिव्स, I called him in heavy sound and after a few seconds I heard my own voice. It is possible due to the reflection of the sound that is ego. ये कहानी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि हाँ मेरे साथ हुआ है, मैंने अनुभव किया है कि एक बार मैं अपने दोस्त को बुलाने गया था, वो अपार्टमेंट में रहता था और नीचे थोड़ा ओपन एरिया था, दैट्स वाई जैसे ही मैंने उसको बहुत जोर की आवाज़ में आवाज़ लगाई तो मेरी आवाज़ इको के रूप में प्रोड्यूस होकर मेरे तरफ टकरा कर आई दीवालों से, है ना। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग ओवर हियर। Moving to the next question, that is 5th number question, that is what does sleeping fire suggest in the poem? Explain। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ये वर्ड है दो स्लीपिंग फायर नाम का, तो इसका मतलब क्या होता है, पोएम में क्या इसका तात्पर्य है, वो देखते हैं कि स्लीपिंग फायर सजेस्ट इन द पोएम दैट द वर्ड्स ऑफ आवर ओल्डर ऑलवेज अलाइव विद अस। ये बोला जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज या फिर हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं ना, वर्ड्स, उनके जो शब्द होते हैं वो हमेशा हमारे साथ जीवित रहते हैं। स्लीपिंग फायर, है ना, स्लीपिंग यानी कि थोड़ा जो सोता हुआ, फायर मतलब जलना, थोड़ा रिलेट करके मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो सोई हुई चीज़ है वो हमारे साथ हमेशा जलती रहती है ना, जलती रहती है इन द सेंस कि जैसे दिया हमेशा जलते रहता है ना, तो जैसे उनकी भी बातें होती हैं वो हमारे साथ हमेशा जीवित रहती हैं। दीज आर फार फ्रॉम अस स्टिल वी आर बिजी एंड एंगेज इन द अदर वर्क्स। When someone strikes like that, the voice or words of our elder come in front of us। कहा जा रहा है कि these are far from us till we are busy। ये बोला जा रहा है कि ये जो बूढ़े बुजुर्ग की जो बातें होती हैं ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो सीख वाली बातें होती हैं, वो हमसे दूर रहती हैं। टिल मतलब तक, कब तक दूर रहती हैं हमसे, मतलब हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, उनकी बातें हमें तब तक याद नहीं आती है टिल वी आर बिजी एंड एंगेज इन अदर वर्क्स। वो तब तक नहीं याद आती जब तक हम किसी न किसी कार्य में बिजी रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, तब हम उनकी बातों को ध्यान नहीं दे पाते, उनकी बातों को याद नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कुछ कहा था, है ना। हम कब याद करते हैं कि व्हेन समवन स्ट्राइक्स लाइक दैट वॉइसेस और वर्ड्स ऑफ आवर ओल्डर कम इन फ्रंट ऑफ अस। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है जब कभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, हम किसी ट्रबल में रहते हैं, तब हमें उनकी बातें स्ट्राइक करती हैं और हम उनकी बातों को अनुसरण करते हैं उनका, है ना, वो चीज़ें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं, कम इन फ्रंट ऑफ अस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लीपिंग फायर्स, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर स्टरिंग एसेज इन द पोएम, एक्सप्लेन। स्टरिंग एसेज का मतलब क्या है इस पोएम में कि दिस इज द वर्ड of our elder which strike and inspire us through though they are not alive। वही है स्टरिंग एसेज, यानी कि बुझी हुई राखें, मीन्स सॉरी एसेज मतलब होती है राखें, स्टरिंग मतलब उसको एक तरीके से लकड़ी से कुरेदते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो स्टरिंग करना कहलाता है। जैसे दूध में चीनी मिला रहे हैं तो इट्स कॉल्ड द स्टरिंग, है ना, हिला के। सो स्टरिंग एसेज का मतलब तात्पर्य निकाला जा रहा है कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग जो चीज़ें वर्ड्स बोलते हैं
वो हमें इंस्पायर कर सकती हैं, भले ही वो जीवित रहे या ना रहे। तो एक तरीके से वो क्या कह रही हैं, बुझी हुई राखें जो हैं हमें हमें हिला देती हैं, अंदर से झकझोर देती हैं। सो इट्स कॉल्ड स्टरिंग एसिस। पुरानी बातों को, बूढ़े बुजुर्ग की बातों को वो हमें हिला दे रही हैं अंदर से, है ना, इंस्पायर कर रही हैं। सो नाउ मूविंग टू द 7th नंबर क्वेश्चन, दैट इज हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी shows the poet's intense closeness with his grandmother. Comment on the speaker's relation with his grandmother. आपसे बोला जा रहा है ये जो लाइन है, हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, इसकी जो उनकी बातें जो है मेरे अंदर फ्लो कर रही है, बह रही हैं, यह पोइट की क्लोजनेस को दर्शाती है दादी माँ से उसके। आप इसकी बातों पे कमेंट करके बताइए कि दादी माँ के साथ उस पोइट का क्या रिलेशन था। तो पोइट्स रिलेशन विद हिज ग्रैंड मदर इज़ वेरी क्लोज। ये तो आपने अभी तक तो जान ही गए होंगे अगर आपने पोएम ढंग से पढ़ा है और साथ में पहले के क्वेश्चंस देखे हैं। इस पे आप ये गैस कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिलेशन था। ही रिस्पेक्ट्स एंड लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, है ना। जो पोइट है वो अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा इज्जत देता था और साथ में बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करता था। द वर्ड्स ऑफ हिज ग्रैंड मदर इंस्पायर हिम टू अचीव द सक्सेस इन हिज लाइफ। और उसकी जो दादी माँ की जो बातें थीं वह उसे प्रेरित करती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छुए। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो द स्पीकर हैज़ शोन हिज इंटीमेट रिलेशन विद हिज ग्रैंड मदर यूजिंग ऑल हिज 5 सेंसेस। हाउ? देखिए एक्सप्लेन करना है आपको कि जो स्पीकर है, जो पोइट है, उसने अपनी दादी माँ के साथ जो घनिष्ठ रिलेशन को दर्शाया है अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके। वो आपको बताना है कि पोएम में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। तो द आंसर इज द स्पीकर हैज शोन हिज इंटीमेट रिलेशन विद हिज ग्रैंड मदर यूजिंग ऑल हिज 5 सेंसेस। क्या क्या है वो देख लीजिए कि फर्स्ट ही सी हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम ए माइल अवे, ही यूजेज हिज आई सेंस, है ना। आंखों का यूज़ किया ना, 5 सेंस होते हैं ना, आई, स्किन, नोज, ईयर, टंग, ये सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। तो उन सबको यूज़ किया है उसने, 5 सेंस ऑर्गन्स। तो और वो कह रहा है कि इन सारे ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए मैं दादी माँ को महसूस कर सकता हूँ। तो उसने क्या बताया आँख के जरिए कि वो अपनी आंखों से बहुत 1 मील दूर की भी दूरी से दादी माँ को देख कर पहचान सकता है। ही फेल्ट हैंड ऑन हिज हेड एंड ही यूजेज हिज स्किन सेंस। उसकी दादी माँ जब उसके सिर पे हाथ रखती है उससे भी महसूस कर सकता है कि वो उसकी दादी माँ है। तो यहाँ पे कौन सा सेंस ऑर्गन यूज हुआ? स्किन, चमड़ा। विद द स्मेल ही यूजेज हिज नोज सेंस। जैसे कि आपने देखा था कि ही कैन स्मेल द स्मेल ऑफ रूट, है ना। तो वो स्मेल कर रहा है ना, तो नोज सेंस का यूज़ कर रहा है, सेंस ऑर्गन का। ही हर्ड अ वॉइस एंड ही यूजेज ईयर सेंस। आपने ये भी देखा था कि चट्टानों से आवाज़ आती है तो आवाज़ को सुन रहा है ना, तो अगेन ही आर यूजिंग द अनदर सेंस ऑर्गन दैट इज ईयर। अब क्या है कि ही ऑल्सो स्पीक्स फॉर हिज ग्रैंड मदर एंड ही यूजेज हिज टंग सेंस। और जब वो दादी माँ के लिए कुछ बोलता है ना, तो वो भी अपनी टंग्स का यूज़ कर रहा है, इसलिए इसने 5 ऑर्गन्स यूज़ कर लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस जो थे कवर करे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और साथ ही साथ आपको कोई सजेशंस है आपके तो आप मुझे प्लीज़ मुझे बताएं। और आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई क्वेरी है आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके क्वेरी पूछ सकते हैं। और आपके कोई भी सजेशंस हैं बिल्कुल बताएं हमें कमेंट के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।